तो वेलकम गाइस टू दिस टॉपिक ऊष्मा का संचरण, है ना। तो ऊष्मा का संचरण पढ़ने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक वीडियो और बन चुका है ना। हमारे चैप्टर का नाम है ऊष्मा और ताप। ऊष्मा और ताप का फर्स्ट पार्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर आप जाकर देखिए। वहाँ पर आपको ऊष्मा का परिभाषा मिलेगा और तापमान पैमाना में संबंध मिलेगा। तो हमारे सेकंड पार्ट है ना। और इस पार्ट में भी थोड़ा सा ऊष्मा के बारे में बताया गया है। ऊष्मा का मैंने परिभाषा दे रखी है जो पहला पार्ट है, लेकिन यहाँ पर मैं ऊष्मा का एक छोटा सा और परिभाषा बता रहा हूँ, है ना। चलिए, तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा क्या है? वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है ना। वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है, या ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है ना। और ऊष्मा का सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। मैंने पहले पाठ में ऊष्मा का केवल परिभाषा बता दिया था, यहाँ पर मैंने ऊष्मा की मात्रा के बारे में बताई है ना। तो वह ऊर्जा दो ताप अंतर के कारण, तापांतर मतलब ताप के अंतर के कारण स्थानांतरित होती है ना। तो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। क्या है? कैलोरी है ना। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि एक कैलोरी क्या है? एक कैलोरी क्या है? तो उसका ही मैंने परिभाषा दिया। देखिए कि एक कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है, एक कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान, बात को क्लियर करिए कि एक कैलोरी ऊष्मा, एक कैलोरी है वह ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को, कितने ग्राम पानी के तापमान को? 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मतलब एक कैलोरी उस ऊष्मा की वह मात्रा है जो कि किसी 1 लीटर, 1 ग्राम पानी जी, 1 ग्राम पानी, कितने ग्राम पानी? 1 ग्राम पानी, उस 1 ग्राम पानी को के तापमान को 14.5 से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के आवश्यक है। मतलब इस जो जल है, उस जल का 1 ग्राम जो जल है, 1 ग्राम जो जल है, पानी है, उसका ताप को 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए एक कैलोरी को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए क्या है? आवश्यक है ना। अब हम लोग चलते हैं ऊष्मा के संचरण में, है ना। हमारा मेन टॉपिक यही शुरू होता है। तो हाँ, ऊष्मा का संचरण, संचरण मतलब फैलना। तो पहले नॉर्मल ऊष्मा का संचरण है क्या, है ना। तो तापांतरण के कारण, ताप के अंतर के कारण ना, तापांतरण के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। मतलब कहा जाए कि जो ताप के अंतर के कारण जो ऊष्मा है, जैसे कि यहाँ पर अधिक ताप, यहाँ पर कम ताप है ना। मान जाए यहाँ पर 1 बाल्टी पानी, दूसरा बाल्टी पानी है, यहाँ पर अधिक ताप है, यहाँ पर कम ताप है। तो मान जाए दोनों को किसी तीसरे बाल्टी में डाल दिया जाए 1-1 लीटर पानी, तो इससे अधिक ऊष्मा है वो कम ऊष्मा वाले की ओर क्या करेगा? गमन करेगा, और ये जो पानी का तापमान है उसको ना मेंटेनेंस करेगा। बात समझ रहे हैं आपको? मतलब अधिक ऊष्मा वाले और कम ऊष्मा वाले, अर्थात अधिक ताप वाले और कम ताप वाले के पानी को एक बार डाल दिया जाए, 1-1 लीटर डाल दिया जाए, तो ये अधिक ऊष्मा वाले का जल है, ये कम ऊष्मा वाले के जल के अपने में मिला लेगा और उसमें मेंटेनेंस कर देगा। ठीक है। तो तापांतरण के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का क्या कहते हैं? संचरण कहते हैं। अब ऊष्मा का संचरण है 3 प्रकार से जानते हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आता है चालन। क्या आता है? चालन। ये चालन है क्या? तो चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक
पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचित होता है, अपना स्थान छोड़े बिना। जैसे कि मान लीजिए ये एक रॉड है लोहे का, तो यहाँ को हम लोग अगर गर्म करते हैं, इस भाग को हम लोग गर्म करते हैं, तो वो जो ऊष्मा है वो धीरे 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 इस कोने में जाएगा। इस कोने को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं ना, केवल एक कोने को गर्म कर रहे हैं, तो ये ऊष्मा है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, स्थानांतरित होगा अपना स्थान छोड़े बिना। इसमें जो कण है, लोहे का जो कण है, उसमें कोई स्थान नहीं छोड़ेगा और वो बढ़ता ही जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से, ये जो ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा, ये जो लोहा है उसके जो कण है ना जी, तो पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाती है। अब चलन के आधार पर दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देखिए, जब लोहे की कील को गर्म कहती है, अब यहाँ पर कील रख लीजिए। जब लोहे की कील को गर्म की जाती है तो उसके एक कोने को गर्म करने पर दूसरा कोना भी चालन के द्वारा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ऊष्मा का क्या हो गया है, चालन हो गया है, स्थानांतरण हो गया है। ठीक है, हो गया चलन। दूसरा उदाहरण देखिए इस चीज़ का, कि जब तवा गर्म होती है तो उसकी डंडी भी, भाई यहाँ पर जो तवा होती है, तवा का जो डंडी होती है ऐसे, तो तवा गर्म हो जाती है तो डंडी क्यों होती है, जबकि डंडी में तो कोई ताप नहीं पड़ रही है या कोई भाप नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इसका तवा गर्म होता है ना, तो तवा के जस्ट ऊपर में ना ये जो ताप है ये है ऊष्मा, उसका क्या होता है, संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, जिसके फलस्वरूप तवा भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। ठीक, चलिए तो दूसरा हम चलते हैं संवहन में। किस में चलते हैं, संवहन में जी। तो संवहन में क्या होगा, देखिए कि इस विधि में द्रव या गैस में, इस विधि में जो ऊष्मा है, कौन है, ऊष्मा, तो इस विधि में ऊष्मा द्रव या गैस में संचरित होती है। मतलब संवहन किस में पाया जाएगा, द्रव और गैस में, है ना। तो इस विधि में ऊष्मा है द्रव या गैस में संचरित होती है। इसमें नीचे से, इसमें क्या होता है कि नीचे से पदार्थ गर्म करने पर वह पदार्थ हल्के होकर ऊपर उड़ता है। अब देखिए ये मान लीजिए एक बर्तन है हमारे पास, यहाँ पर जल भरा हुआ है, अगर हम लोग नीचे से गर्म करेंगे तो ऊपर का जल गर्म नहीं होगा, पहले कहाँ जल गर्म होगा, नीचे का गर्म होगा। ठीक है, तो यही को बताया जा रहा है कि इसमें नीचे से पदार्थ गर्म करने पर, है ना, कोई पदार्थ उसको गर्म करने पर वह पदार्थ हल्का होकर, ये जो नीचे वाला जो गर्म है वो ऊपर जाएगा, हल्का होकर ऊपर उठता है और उसका स्थान ऊपर का पदार्थ लेता है। मतलब ये जो गर्म होता है वो ऊपर जाता है और ऊपर का जो ठंडा है वो नीचे आ जाती है। एक्चुअली में ऐसा होता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, ऊपर का गर्म होते रहता है और नीचे तरफ फिर आ जाता है, फिर गर्म होते रहता है, इससे पूरा गर्म हो जाती है। ठीक, तो इस विधि से ऊष्मा द्रव या गैस में संचित होती है। इसमें नीचे से पदार्थ गर्म करने पर वह पदार्थ हल्का होकर ऊपर उड़ता है और उसका स्थान ऊपर का पदार्थ ले लेता है। ठीक, अब उदाहरण पहला देखते हैं कि ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना। ठीक है, कि दिन के समय नदी का रेत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि ऊष्मा का क्या होता है, संवहन होता है। ठीक है, जिस कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। रेत है, रेत के ऊपर की हवा है वो भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि रेत गर्म हो जाए ना और उड़ जाती है। अब जो गर्म हवाएं क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, है ना, तथा इसका स्थान नदी से आने वाले ठंडी हवा ले लेती है। अब बताया ये ऊपर का जो गर्म हवा उड़ जाती है, तो नीचे से कौन सी हवा आ रही है, ठंडी हवा, जो कि नदी के पानी से आ रही है। तो दिन के समय नदी का रेत जल्दी गर्म हो जाती है, जिस कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है और उड़ जाती है, तथा इसका स्थान नदी से आने वाली ठंडी हवा ले लेती है। क्लियर हो रही है। चलिए दूसरा उदाहरण, जब बर्तन में जल रखकर गर्म करते हैं, ओके, जल रखकर क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं, तो जल का ऊपर वाला भाग भी गर्म हो जाता है। अच्छा, हम लोग नीचे को गर्म करते हैं लेकिन ऊपर वाला भाग क्यों गर्म हो जाता है, इसी कारण, संवहन के कारण, है ना। तो जब बर्तन में जल रखकर गर्म करते हैं तो जल का ऊपर वाला भाग भी गर्म हो जाता है, जबकि ऊपर केवल पेंदे पर जलता है। अच्छा, जबकि आग केवल पेंदे पर जलता है। जो आग है वो किस पर जलता है, केवल पेंदे पर जलता है, लेकिन ऊपर का क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है, संवहन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, संवहन की। क्लियर हो गया। चलिए आगे आता है विकिरण। क्या आता है, विकिरण। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचित होती है। मतलब विकिरण के द्वारा भी ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। तो विकिरण के द्वारा
विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश के चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है। प्रकाश की तरह ही ऊष्मा का संचरण निर्वात में हो सकता है, मतलब इसमें हवा की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये विकिरण के बारे में। अब उदाहरण देखते हैं कि यदि किसी जलते हुए लैंप के पास हाथ ले जाएं, जलते हुए जो लैंप है उसके पास क्या ले जाते हैं, हाथ ले जाते हैं, है ना, तो आपको आसपास गर्माहट महसूस होगा। आसपास क्या होगा, गर्माहट महसूस होगा, जो कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा के संचरण के कारण संभव होती है। मतलब ये जो लैंप है, इस लैंप के आसपास अगर हम लोग हाथ ले जाते हैं तो हमको दूर से ही क्या महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ना इस लैंप के आसपास ना ये विकिरण है, जो विकिरण है उसको किसको ले जा रही है, ऊष्मा को ले जा रही है। ठीक है, इसलिए क्या महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है। ये विकिरण का पहला उदाहरण। दूसरा, यदि हम आग के समीप बैठते हैं, आग के ऊपर नहीं बैठना है ना, आग के समीप, ठीक है, यदि हम लोग आग के समीप बैठते हैं तो हमें आग के ताप का अनुभव होता है। क्योंकि ना ये जो आग का जो विकिरण है वो किसको ले जाता है, ऊष्मा का संचरण करता है। यदि हम आग के समीप बैठते हैं तो हमें आग के ताप का अनुभव होता है, क्योंकि विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। क्लियर हो गया। आगे एक पॉइंट आता है अवशोषक। अवशोषक क्या, अवशोषण कर देता है ना, कि अब अवशोषक का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में कोई चीज़ क्या करता है, ग्रहण करता है ना। तो हम लोग केवल अवशोषक का परिभाषा नहीं दे सकते, हम लोग अवशोषक में कौन होता है, यदि कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये किसका अवशोषण कर सकता है, मान जाए प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश का भी अवशोषण कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवशोषक। जो अवशोषित करती है अपने आप उसको हम लोग बोलते हैं अवशोषक। क्या बोलते हैं, अवशोषक। अब मान जाए एक पदार्थ है, ये जल का अवशोषण कर रही है, तो वह क्या कहलाएगा, अवशोषक कहलाएगा। जो अवशोषण की क्रिया करेगी वही अवशोषक कहलाएगा। अभी हम लोग कंप्लीट ये नहीं बता सकते कि ये पदार्थ का अवशोषक है, कि जल का अवशोषक है, किसी अन्य पदार्थ का अवशोषक है। अवशोषक किसी भी प्रकार से हो सकती है। ठीक है, इसका कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी क्वेश्चन है, इसको आप लोग मत लिखिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं ऊष्मा के प्रभाव में। चलिए, ऊष्मा के प्रभाव में हमको पॉइंट मिलता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या मिलता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, और किसी वस्तु द्वारा ली गई एवं दी गई ऊष्मा किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है, समझाइए, ऐसा आएगा, है ना। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है, एकदम सिंपल, विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में, मान लो जाइए को मैं बता देता हूँ इसको, पदार्थ। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है, ये ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में, इसके एकांक द्रव्यमान, इसके कितना द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। किसकी वृद्धि करे, एकांक ताप की। मान जाए ये एक ऊष्मा है, ये ऊष्मा की वह मात्रा है जो कि इस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में कितना का, एकांक ताप का क्या कर सके, वृद्धि कर सकते हैं। मान जाए इसमें विशिष्ट ऊष्माधारिता है या ऊष्माधारिता है इसमें, ठीक है। तो ये ऊष्माधारिता है तभी तो इसका एक द्रव्यमान है वहाँ एकांक ताप में वृद्धि करता है। मतलब किसके कारण करता है, वो विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता किसकी मात्रा है, ऊष्मा की मात्रा है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में कितने का, एकांक ताप की वृद्धि करता है या एकांक वृद्धि कर सके, है ना। और आगे थोड़ा जानकारी देता हूँ कि जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होगी, है ना, जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी, अधिक होगी, तो देर से गर्म होंगे। क्या होंगे, देर से गर्म होंगे, और देर से ही क्या होंगे, ठंडा होंगे। इसी प्रकार जिसकी ऊष्माधारिता कम है तो जल्दी ही गर्म हो जाएंगे और जल्दी ही ठंडे हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब आप पॉइंट आता है कि वस्तु द्वारा ली गई एवं दी गई ऊष्मा किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला बात यह है कि वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु, मान एक वस्तु है, वो वस्तु कितना ऊष्मा लेती है, कितना ऊष्मा देती है, वो उनके किस पर निर्भर करती है। तो पहला पॉइंट करती है वस्तु के द्रव्यमान पर। यदि, अच्छा, क्यू को हम लोग मानते हैं ऊष्मा, क्या मानते हैं, ऊष्मा। तो ये जो वस्तु ली गई जो ऊष्मा है, ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन आता है। तो उसके द्रव्यमान पर, यहाँ पर ये क्यू ऊष्मा है ना, ये चिन्ह है समानुपाती अनुपाती जो भी होता है ना, और वो किस पर निर्भर करती है, ये कहाँ, द्रव्यमान पर। जी, तो क्लियर हो गया। ये है क्यू, मतलब ये ऊष्मा संबंधित है, और ये अनुक्रमानुपाती, एम मतलब क्या है, द्रव्यमान, है ना।
पहला पॉइंट कि दी गई अम्लीय की ऊष्मा है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो पहला निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान पर, और सीधी बात है कि वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो वह अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी और देर से वो ठंडा होगा। दूसरा पॉइंट, वस्तु के ताप में परिवर्तन पर, वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन पर, ये हो जाएगा Q अनुक्रमानुपाती ये है, और ये जो लिखा हुआ हूँ ये परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है, और ये TT प्रदर्शित करता है ताप को। तीसरा पॉइंट आता है पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब किसी वस्तु द्वारा दी गई अम्लीय की ऊष्मा है वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। अर्थात कि ऊष्मा है, ये अनुक्रमानुपाती, ये एम कौन है, द्रव्यमान है, और ये गुना कौन, ताप में परिवर्तन की दर, तीनों को एक साथ लिखा गया है ना। अब मान लो जाए हमको Q इन इक्वल टू MS पॉइंट परिवर्तन की दर T यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ जो S लिखा हूँ यह एक समानुपाती स्थिरांक है, नियतांक है ना। एक्चुअली यहाँ पर समानुपाती और अनुक्रमानुपाती ये है ना, तो यहाँ एक क्या है, समानुपाती नियतांक है जो S लिखा हूँ वो है ना। आगे देखिए S को अगर यदि हम लोग इसको ऐसे करेंगे Q इक्वल टू SM परिवर्तन की दर, ये समय परिवर्तन की दर, सॉरी ताप परिवर्तन की दर, तो हमको हमारे इसके साथ गुना है, अगर हम लोग द्रव्यमान इतने को हम लोग पक्षांतर करते हैं तो इधर आ जाएगा है ना, M ये इक्वल टू S, तो इसी को पक्षांतर कर देगा यहाँ पर, तो S इक्वल टू Q अपान M ताप परिवर्तन की दर, ठीक। तो ये S क्या हो गया, एक समानुपाती स्थिरांक है, नियतांक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, है ना। तो यहाँ और इसका मैं मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक बताता हूँ। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्मा धारिता। चलिए आगे का जो पॉइंट आता है ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी है ना। तो ऊष्मा धारिता और विशिष्ट ऊष्मा धारिता में क्या फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क है देखिए, लेकिन लगभग वही सेम है कि ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा धारिता के बारे में बता रहा हूँ ना, कि ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप, ये वस्तु है उसका एकांक द्रव्यमान के बारे में बात करते थे हम लोग विशिष्ट ऊष्मा धारिता में, इसमें संपूर्ण द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो उस वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, मतलब ये जो पदार्थ है, वस्तु है, इस वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान, सभी पूरा कंप्लीट द्रव्यमान का ताप है कितना सेंटीग्रेड बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या है, आवश्यक है, ऊष्मा धारिता कहलाती है। मतलब ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप है वह 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या है, आवश्यक है, उसे ऊष्मा धारिता कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, वह विशिष्ट ऊष्मा S है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता हम लोग पढ़े ना, हम लोग यही विशिष्ट ऊष्मा को S कहते हैं। तो ऊष्मा धारिता बराबर द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो द्रव्यमान m, विशिष्ट ऊष्मा कौन है, S, विशिष्ट ऊष्मा धारिता इसको बोलते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका ऊष्मा धारिता का सूत्र बन जाएगा ये, है ना। और ऊष्मा धारिता की जो इकाई है वो है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, और विशिष्ट ऊष्मा धारिता का क्या बताया था मैंने, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। इन दोनों फर्क है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम चलते हैं मिश्रण का साम्य ताप, है ना। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको लगभग कुछ सवाल करना पड़ेगा, मान जाए सवाल के बारे में आगे बताऊंगा। मान एक सवाल दिया है, देखें कि यदि 2 बाल्टी, कितने बाल्टी, 2 बाल्टी, यदि 2 बाल्टी
हो तथा दोनों में यदि 2 बाल्टी है तथा दोनों में रखे पानी का तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस क्रमशः 80 डिग्री सेल्सियस तथा 20 डिग्री सेल्सियस है। यदि एक तीसरे बाल्टी में दोनों बाल्टी से 1-1 लीटर, कितना लीटर, 1-1 लीटर पानी डालते हैं तो, है ना, मिश्रण का ताप क्या होगा, अब इसको बताना है अपने को। इसके लिए हम लोग पहले सूत्र निकालेंगे, उसके बाद हम लोग रखेंगे मान को, और इसके बाद निकल जाएगा साम्य ताप कि किस तरह से इन दोनों को हम लोग डालते हैं। इसका 20 है, इसका 80 है, इसका 20 है, तो दोनों को डालेंगे तो 80 और 20 तो नहीं रहेगा, कोई तीसरा नंबर का ताप आएगा। तो कैसे, देखिए सवाल यहाँ शुरू करते हैं। यदि दोनों स्थितियों में पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक ही मानते हैं तो है ही, क्योंकि पानी का विशिष्ट ऊष्माता उतना ही रहेगा हर जगह। जिस जगह का पानी हम लोग लेंगे, नदी से, तालाब से, कहीं से भी लेंगे, उसका विशिष्ट ऊष्मा उतना ही रहेगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे S1 = S2 = S। मतलब क्या हो रहा है, क्या समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि ये S हम लोग क्या माने हैं, विशिष्ट ऊष्मा माने हैं, है ना। तो पहले जगह का विशिष्ट ऊष्मा मतलब पहले बाल्टी का विशिष्ट ऊष्मा, है ना, S1 मान लेते हैं, पहले बाल्टी मान जाए, दूसरे बाल्टी S2 मान लेते हैं, तीसरे बाल्टी S को मान लेते हैं। तो तीनों ही स्थितियों में उस विशिष्ट ऊष्मा क्या रहेगी, समान रहेगी। इसीलिए S1 = S2 = S माना गया है ना। यदि मिश्रण का ताप T हो, यदि हम लोग ताप को क्या मानते हैं, T मानते हैं, तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा, मान जाए ये गर्म है, 80 डिग्री सेल्सियस गर्म है, और 20 डिग्री सेल्सियस क्या है, ठंडा है। तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा, मतलब इसके ऊपर हम लोग इसको दोनों को मिलाते हैं, तो ये 80 डिग्री सेल्सियस वाला वो 20 डिग्री सेल्सियस वाले को क्या दिया होगा, ऊष्मा दिया होगा। तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर, ऊष्मा का मान क्या है, ऊष्माधारिता का हम लोग मान क्या पढ़े हैं, द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा पढ़े हैं हम लोग, किसके में, ऊष्माधारिता में, है ना। तो किसी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होता है कि इतना होता है कि m1 × m1 मतलब क्या है, इसका द्रव्यमान है, ठीक है, गुणित S1 ये क्या है, उसका विशिष्ट ऊष्मा है, गुणित ताप में कहीं, यदि गर्म वस्तु को हम लोग ठंडी वस्तु के साथ मिलाएंगे तो ताप में क्या होगी, कमी होगी, ठीक। यहाँ पर m1 × S1 × ताप में कमी, है ना। यहाँ देखें, अब ताप में कमी का मतलब क्या होता है कि जो उसका प्रारंभिक ताप है, उस ताप में से हमको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। चलिए देखिए, तो m1 S1, अब ताप में कमी का मतलब क्या होता है कि T1 - T, T1 माइनस क्या है, T। अब देखिए, यहाँ देखिए कि T1 - T क्यों लिखा हूँ, यहाँ पर T1 है, वहाँ उस पानी का, गर्म पानी का क्या है, प्रारंभिक ताप है। T1 क्या है, गर्म पानी का क्या है, प्रारंभिक, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस का क्या है, प्रारंभिक ताप है। और ये T है वो इसका ताप है, जो इन दोनों को जब मिलाएं तब बना उसका। तो जो अंतिम ताप है उसको प्रारंभिक ताप से क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी क्या होगी, ताप में कमी होगी, ठीक है। इसलिए T1 - T लिखा गया है, ओके। ये T1 क्या है, गर्म वस्तु की प्रारंभिक ताप है, और M कौन है, यहाँ पर और लिख सकते हो कि M1 द्रव्यमान है, गर्म पानी का द्रव्यमान है, तथा T1 है, जो T1 है वहाँ उसका क्या है, प्रारंभिक ताप है। प्रारंभिक ताप में से वर्तमान ताप को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्लियर हो गया, तभी तो ताप में कमी होगी, ओके। दूसरा चलते हैं, ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। अब ये जो 20 डिग्री सेल्सियस वाला है, इससे क्या ली होगी, ऊष्मा ली होगी, तो M2, अब दूसरा वस्तु को M2 मानेंगे, तो M2 × S2, और ताप में वृद्धि। अब देखिए, ये 20 डिग्री सेल्सियस वाला है, उसको ताप मिला होगा, मतलब इसके ताप में क्या होगा, वृद्धि। इसमें क्या लिखे हम लोग, ताप में कमी, इसमें हम क्या लिखे हैं, ताप में वृद्धि। क्लियर हो रही बात? चलिए, तो इसको देखेंगे M2S2 इन, यहाँ पर देखिए T - T2, T - T2। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ रही, देखिए यहाँ बहुत जन कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि T कौन है और T2 कौन है। तो इसमें T1 है ना, यहाँ पर T1 याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, T2।
तो T2 ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान है। ठंडे पानी का क्या है? प्रारंभिक क्या है? तापमान है। बात समझ रही है? ठंडे पानी का क्या है? प्रारंभिक तापमान है T2, है ना। तो ये ठंडे पानी का तापमान हमको निकालना है। मान लो जाए ठंडे पानी का क्या निकालना है अपने को? तापमान, क्योंकि इसमें गर्म पानी डाल दिया गया है और ठंडे पानी डाल दिया गया है। तो अगर ठंडे पानी का ताप निकालना है, ठंडे पानी का ताप निकालना है, तो ये जो पूरा ताप दोनों को मिलाएं तो जिसके पास जो ताप हम लोग माने उसको क्या माने? टी माने क्या? तो इन संपूर्ण ताप, इसका संपूर्ण ताप क्या मान लिया? मानेंगे तो टी मान लिए। तो इसी टी में से हम अगर T2 को निकालते हैं, बात समझ रही है? T2 को क्या करते हैं? निकालते हैं। मतलब T2 किसका मान है भाई? ये मान है 20 डिग्री सेल्सियस वाले का, मतलब ठंडे पानी का। ठंडे पानी का क्या है? ये प्रारंभिक ताप है। तो ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप हम लोग कैसे निकालेंगे? जब हम ये जो संपूर्ण ताप है जिसका मान T है उससे घटाएंगे, है ना। उसको क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। किसको? TT को। तो हमको प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या प्राप्त हो जाएगा? हमको प्राप्त हो जाएगा कि उसमें कितनी मात्रा में ताप में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगर हम लोग T के ताप से, इसके ताप से, इन दोनों का ताप अलग अलग है, ठीक है, इनके ताप से, T के ताप से हम यदि T2 के ताप को घटाते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा कितने ताप में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब इसको आप लोग ध्यान से रिपीट करके सुनिएगा बार बार, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, क्योंकि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। ये हम लोग पढ़े हैं किसमें? ऊष्मा ऊर्जा संरक्षण के नियम में, है ना। तो यहाँ पर दी गई ऊष्मा क्या थी? दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा। तो दी गई ऊष्मा क्या थी हमारे पास? ये दी गई ऊष्मा M1S1 T1 माइनस टी था। ली गई ऊष्मा क्या था? M2S2 T माइनस T2 था यहाँ पर। इसी को मैं लिखा हूँ, है ना। चलिए तो हम लोग अब सवाल बनाते हैं। एकदम सिंपल सवाल है कि M1S1 T1 माइनस टी, ये तो हम लोग शुरू में लिखे हैं ना, और इधर भी क्लियर हो गया। अब देखिए इधर M1 इंटू S1 था यहाँ पर, देखिए S1 की जगह मैं S लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ आगे बताऊँगा, है ना। और T1 माइनस टी, ये तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं M2 S2 लिखा है, तो S2 की जगह मैंने लिखा है S इंटू T माइनस T2। इसमें कोई फर्क नहीं, क्यों लिखे हम लोग इसको बताता हूँ कि शुरू मैंने बताया था S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S, क्योंकि तीनों ही जगह क्या होता है, जो उसका विशिष्ट ऊष्मा है एक ही समान होता है, इसलिए हम लोग लिखे हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S होता है ना, तो इस S1 S2 इक्वल टू S होता है ना, इसलिए दो जगह क्या लिखे हैं? S लिखे हैं। तो M1, अब यहाँ पर देखें, अब दोनों तरफ ऐसे तो ऐसे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। तो M1 T1 माइनस टी, कोई बदलाव नहीं करी मैंने। M2 T2 कोई बदलाव नहीं करी। देखिए आगे अब गुना कर देते हैं M1 और T1 को, तो M1 T1 माइनस M1 और T ओनली T ना। M1 को T1 से गुना किए तो M1 T1, M1 को T से गुना किए तो M1 T ओनली, ठीक। आगे चलते हैं। M2 को T से गुना किए तो M2 T माइनस M2 T2 तो M2 T2 हो गया क्लियर। तो अब हम लोग क्या किए, तो M2 और T2 को इस तरफ पक्षांतर किए, तो M1 T1 प्लस, ये माइनस में था यहाँ पास, तो जाएगा प्लस हो जाएगा M2 T2 इक्वल टू M2 T जैम करते हैं यहाँ पर, और ये जो M1 T था इसको माइनस में था, इसको हम लोग इस तरफ लाए तो प्लस हो गया, प्लस M1 T। अब M1 T1 प्लस M2 T2 इक्वल टू, ये T को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, मान लो जाए T कॉमन निकाल देते हैं ऐसे, क्या क्या बचा? M1 बचा और क्या बचा? M2 बचा यहाँ पर।
अब अपने को टी का मान निकालना है, टेम्परेचर का मान निकालना है, तो m1 के साथ पक्षांतर कर देते हैं, तो m1 T1 प्लस m2 T2 अपान m1 प्लस m2 इतना आया। अब यहाँ से हमको ताप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए सवाल को। चलिए, तो हमको ये वाला सूत्र प्राप्त हुआ और हमको क्या दिया गया था, एक बाल्टी में 80 डिग्री सेल्सियस था और दूसरे बाल्टी में कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था। दोनों को मिलाया गया था, कितने कितने लीटर, 1 1 लीटर। तो पहला बाल्टी m1 मानेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसका ताप को मानेंगे T1। दूसरे बाल्टी को m2 मानेंगे, ताप को मानेंगे m2 मानेंगे, T2 मानेंगे, ठीक। चलिए, अब ये m द्रव्यमान और ये T उसका हो जाएगा ताप। तो पहले देखिए m1, पहले बाल्टी के m1 मतलब द्रव्यमान कितना लीटर लिया गया था, 1 लीटर, इंटू T1 मतलब ताप कितना था उसका, तो उसका ताप, पहला ताप था 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, प्लस m2 को कितना लीटर लिए थे, दोनों से 1 लीटर लिए थे, मतलब 1 ही लीटर इसका भी लिए थे, गुणित T2 ताप कितना था इसका, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस बटा पहले वाले का आयतन कितना था, 1 लीटर, दूसरे वाले का आयतन कितना था, 1 लीटर, खत्म। तो 80 और 20 जोड़ दिए, 100 बटा, तो अगर 40 डिग्री सेल्सियस वाले बाल्टी से 1 लीटर पानी लिए और 20 डिग्री सेल्सियस वाले बाल्टी से 1 लीटर पानी लिए, दोनों कर मिला दिए, तो दोनों से जो प्राप्त जो जल है उसका ताप हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ये हो गया। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऊष्मीय प्रसार। क्या नाम इसका है, ऊष्मीय प्रसार, है ना। तो पहले हम लोग चलते हैं ठोस पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार, उसका द्रव में चलेंगे। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मीय प्रकार है वो निम्नलिखित तरीके से होता है। पहला आता है रेखीय प्रसार गुणांक। क्या आता है, रेखीय प्रसार गुणांक, है ना। अब रेखीय प्रसार गुणांक क्या है उसको समझना, कि किसी वस्तु की लंबाई में, कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार, किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण में, जो वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण में ताप को पहले लिख लीजिएगा, इकाई लंबाई के क्षण में ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है। मतलब रेखीय प्रसार, देखिए लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, लंबाई में वृद्धि होगा तभी वो क्या लाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाएगा। तो किसी वस्तु की लंबाई में, किसी वस्तु है, कोई भी वस्तु, उसकी लंबाई में वह प्रसार जो कि वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण में, जो कि वस्तु के इकाई लंबाई ना, इकाई लंबाई की क्षण में ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर होता है। मतलब ये जो वस्तु है, इस वस्तु में यदि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए तो इस वस्तु की जो लंबाई है उसमें क्या होगा, प्रसार होगा। बस यही डिटेल कहा जा रहा है। तो किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो कि वस्तु की इकाई लंबाई के क्षण में ताप है वहाँ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब क्या हुआ कि अल्फा इक्वल टू लंबाई में, क्योंकि हम लोग लंबाई में वृद्धि बता रहे हैं, तो लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, इसकी लंबाई कितनी थी, गुणित ताप में वृद्धि, उसमें कितना ताप में क्या किया गया, वृद्धि किया गया, है ना। चलिए, तो ये अल्फा से प्रदर्शित करते हैं हम लोग इसको, रेखीय प्रसार गुणांक को। तो अल्फा, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये इसका नाम है परिवर्तन की दर बोलते हैं। तो लंबाई में वृद्धि, तो यहाँ पर एल मतलब लंबाई हो गया, और ये परिवर्तन है, परिवर्तन की दर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लंबाई में वृद्धि गुणित प्रारंभिक लंबाई मतलब एल, गुणित ताप में वृद्धि, ये वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है ना, तो टी मतलब ताप में वृद्धि, इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग यदि पक्षांतर करते हैं, लंबाई को पक्षांतर कर देते हैं इधर, ठीक है। तो ये डेल टी आ गया इधर, यहाँ डेल एल आ गया, टी इसके पास है ना, ओके। तो एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ और बताया जा रहा है आपको कि ये कहाँ से आया, ये जो एल गुणित डेल टी है इसको हम लोग अगर पक्षांतर कर देते हैं तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये इधर चला गया तो हो जाएगा ए एल इंटू डेल टी बराबर किसके बराबर होगा, डेल एल के बराबर होगा। तो डेल एल इक्वल टू ए अल्फ़ा एल इंटू डेल टी, मतलब जो डेल अल्फ़ा है मतलब लंबाई में वृद्धि हुआ है, ये लंबाई है, लंबाई ये वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। तो लंबाई में वृद्धि बराबर रेखीय प्रसार गुणांक गुणित एल मतलब प्रारंभिक लंबाई
गुणित ताप में वृद्धि, ये आ गया। अगर हमको प्रारंभिक लंबाई निकालना है तो इसके साथ रेखीय प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप की वृद्धि किया जाएगा। क्लियर हो गया? दे हो गया। पहले चित्र में देखिए कि यहाँ पर प्रारंभिक लंबाई कितना था, ये नीला वाला भाग दिया प्रारंभिक लंबाई है और इतना लंबाई बढ़ गया। ओके, आगे देखते हैं। अल्फा का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात अल्फा का मतलब कि इसका रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, चाहे रेखीय सॉरी इतना बात लिख देना, आगे जरूरत नहीं, इसको सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलिए दूसरा चलते हैं हम लोग, हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तो वस्तु के क्षेत्रफल में, अब पहले हम लोग क्या बोले थे, वस्तु की लंबाई में बोले थे, तो वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार, वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार अब क्षेत्रफल में बढ़ाएगा, न कि लंबाई चौड़ाई में। ठीक है, तो वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप, एकांक लंबाई का ताप देखे थे हम लोग ना, तो वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार, इस वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप, जो वस्तु के किसका एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है। क्या समझ रहे हो कि यदि इस वस्तु के क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में अगर वृद्धि करना पड़ता है तो उसमें 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तभी उस पर क्रिया होती है। बात समझ रही है? तो वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार, यदि उस वस्तु के क्षेत्रफल हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो उस वस्तु का एकांक क्षेत्रफल क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब प्रसार होता है। तो उसी को बोला जा रहा है कि वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप, जो वस्तु के कितने का एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बस वही पहला वाला प्रश्न समझ गए तो दूसरा भी समझ गए। बीटा इक्वल टू क्षेत्रफल में वृद्धि, वहाँ पर लंबाई वृद्धि लिखे थे, बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि, वही है ना। अब बीटा इक्वल टू ए परिवर्तन की दर है, ए मतलब क्या आता है, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि और उसका इधर लिखे प्रारंभिक क्षेत्रफल ए गुणित डेल टी ताप में वृद्धि, बस वही। अब ये ए गुणित डेल टी को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो बी ए इंटू ए टी सॉरी डेल्टा टी यहाँ पर हो गया, और इसके बराबर कितना है, डेल ए के बराबर है, अर्थात यह है क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ये बीटा का मतलब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक ए है क्या, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित यह ताप में वृद्धि हो गया। अब बीटा का मात्रक भी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वो, हाँ, रेखीय प्रसार गुणांक ए का क्या होता है, दुगुना होता है, अर्थात बीटा इक्वल टू 2a, ए मतलब कौन है यहाँ पर, रेखीय प्रसार गुणांक है। क्लियर हो गया 2। चलिए तीसरा आता है आपका आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक तो किसी वस्तु के आयतन में, अब देखिए पहले हम लंबाई लिखे थे, दूसरे हम क्षेत्रफल लिखे थे, इसमें आयतन हो गया। तो किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक आयतन का ताप, जो वस्तु के किसका एकांक आयतन का ताप, सॉरी एकांक आयतन का ताप है ना, किसी वस्तु के आयतन में इसके जो आयतन उसमें वृद्धि होगा। तो किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार मतलब वृद्धि होना, प्रसार जो वस्तु के एकांक आयतन का ताप, इसके जो एकांक आयतन है उसका ताप है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है। मतलब इसके जो एकांक आयतन का जो ताप है उसको हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो उसके आयतन में क्या होगा, प्रसार होगा। तो किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो कि वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं, बस वही है। आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि, पहले लंबाई में वृद्धि होती थी, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो आयतन में वृद्धि, प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। तो यहाँ पर क्या है, ये डेल माने हैं, इसको वृद्धि है, और ये क्या है, वी है, अपना आयतन है। तो यहाँ पर वी डेल वी अपान प्रारंभिक आयतन क्या है, वी है, और ताप में वृद्धि क्या है, डेल टी है। तो क्या होता है, इसको इधर पक्षांतर कर दिए, फिर क्या हो जाएगा कि ये डेल वी का मान निकल जाएगा। तो ये गामा इंटू ये वी कौन है, ये आयतन, प्रारंभिक आयतन है, गुणित ये क्या है, ताप में वृद्धि है। तो आयतन में वृद्धि बराबर आयतन प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक आयतन मतलब वी गुणित ताप में वृद्धि मतलब डेल टी, ताप में वृद्धि हो गया। ठीक है, तो गामा का मात्रक भी डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक भी क्या है, डिग्री सेल्सियस होता है। आयतन प्रसार गुणांक
रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है। तो गामा इंटू 3 अल्फा, अल्फा मतलब क्या है, ये आपका सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं वो वाला है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये 3 प्रकार के आपके पास मिलता रहेगा। आगे पॉइंट आएगा गैसों में ऊष्मीय प्रसार। तो पहले उसके बाद आएगा द्रव में ऊष्मीय प्रसार। पहले किस में आया था, ठोसों में, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। उसके दूसरा में आएगा, ये ठोसों को हम लोग पढ़ लिए। दूसरा में आएगा द्रव्य पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार, द्रव पदार्थ में। तो द्रव पदार्थ वाले हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा आएगा आपका गैसों में ऊष्मीय प्रसार, गैसों में ऊष्मीय प्रसार। ये दोनों आप लोग पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए हम लोग आगे का पॉइंट में चलते हैं, सीधा आगे के पॉइंट में हम लोग चलते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की क्या है, गुप्त ऊष्मा। इसके लिए आपको पहले तो गुप्त ऊष्मा का परिभाषा जानना जरूरी है। तो गुप्त ऊष्मा का परिभाषा क्या है, देखिए। तो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए, किसी पदार्थ की कौन सी अवस्था, भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ है, उसके कौन सी अवस्था में परिवर्तन करते हैं, भौतिक अवस्था में अगर हम लोग परिवर्तन करना है तो उसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वो क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाएगी वो, गुप्त ऊष्मा। तो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए, भौतिक मान लीजिए ठोस अवस्था में है, इसको हम लोग को बदलना है द्रव में या किसी और में बदलना है, तो किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं गलन। गलन मतलब क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ को हम लोग क्या करना है, अपने को द्रव्य पदार्थ में लाना है, ठीक है। यदि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को, ये पदार्थ है इसके एकांक द्रव्यमान, तो यदि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को उष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से, कौन सी अवस्था से, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तब इस प्रक्रिया में दी गई उष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। मतलब जो ठोस है वो किस में बदलता है, अगर द्रव में बदलता है उसको हम बोलते हैं गलन की गुप्त उष्मा। इसका मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम है, क्लियर। इसका मात्रक गलन की गुप्त उष्मा का क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग, वाष्पन की गुप्त उष्मा। इसको गुप्त उष्मा को बताया मैंने, वाष्पन किया। वाष्पन का मतलब यदि सीधी बताते हैं कि यदि एकांक द्रव्यमान के द्रव को, देखिए उसमें हम लोग ठोस को किस में बदले हैं, द्रव को। अब क्या करना है, यदि एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तन करने के लिए लगने वाली उष्मा को हम लोग बोलते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा, ठीक है। क्या बोलते हैं, वाष्पन की क्या बोलते हैं, उसको गुप्त उष्मा कहते हैं। इससे हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसको भी हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। ये जो गलन का गुप्त उष्मा उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह वाष्पन की गुप्त उष्मा को भी हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, है ना। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका ये जो अध्याय है वो कंप्लीट हो गई, है ना। और चैनल में आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक वगैरह की जरूरत नहीं है।